एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका काम है जस्टिस प्रोवाइड करना, अगर उसी इंस्टीट्यूशन को कटघरे में खड़ा करके ये बोला जाए कि आप इनजस्टिस कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। इंडिया में इस वक्त यही सिचुएशन है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे मिला काफी सारा कैश, और सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर कोलिजियम ने उनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। अब किसी के घर पे इतना सारा कैश मिलना और बस उनका ट्रांसफर कर देना, इस चीज पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ साथ लोकसभा, राज्यसभा और आम जनता ने भी काफी ज्यादा इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया। और फिर से बात यही आई कि जजेस का चाहे अपॉइंटमेंट हो, चाहे उनका रिमूवल हो, चाहे उन पे इंक्वायरी बिठानी हो, चाहे उनके खिलाफ एफआईआर होनी हो, ये सारे डिसीजन लेने का हक भी जजेस का ही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बायसनेस तो रह ही सकती है। और इसलिए हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारा अल्टीमेट मुद्दा ऑफ कोलिजियम सिस्टम वर्सेस एनजैक, जो इस वक्त एक बहुत बड़ा डिबेट फिर से उठ चुका है हमारी कंट्री में कि कौन सा सिस्टम बेटर है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, फॉर ट्रांसफर ऑफ जजेस। Hi guys, this is Surbhi Bhatia and welcome to the channel of Legal Edge by Top Rankers, and let's start with the discussion. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, कोलिजियम सिस्टम जिसके बारे में हम काफी बार सुनते हैं वो एग्जैक्टली है कहाँ, कौन से लॉ में गिवन है, कौन से केसेस में उसको डिस्कस किया गया है, एनजैक क्या है, किस तरीके से उसे लाया गया था, और क्यों एनजैक आने के बावजूद भी हम कोलिजियम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। क्या इसके प्रोस थे, क्या कॉन्स थे, क्या हमारा अल्टीमेट डिबेट है। तो ये सारे पॉइंट्स हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, एग्जैक्टली इसके बारे में क्या बोलता है। क्योंकि कोई भी लॉ, कोई भी पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंडेशंस के बाहर तो नहीं जा सकता है। हम सबको पता है कि हमारी जो जुडिशरी है, जुडिशरी, हमारे पास 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इंप्लीमेंट करना, और कहीं पर अगर कुछ गड़बड़ होती है, कोई गलती होती है, तो उस चीज को प्रोटेक्ट करता है, इंटरप्रेट करता है हमारी जुडिशरी। तो इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, मतलब उसमें किसी का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। साथ में ही वो इंटीग्रेटेड है, मतलब कि अलग अलग लेवल पर हमारे कोर्ट्स है। सबसे नीचे हमारे पास है हमारी जुडिशरी, कुछ इस तरीके से रहती है। सबसे नीचे होते हैं हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हर स्टेट में है हमारे पास एक हाई कोर्ट, और अल्टीमेटली है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। आर्टिकल 124 बात करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की, और आर्टिकल 217 बात करता है हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की। और दोनों ही आर्टिकल्स ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजेस एज वेल एज हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट। पर सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को। सिमिलरली हाई कोर्ट जजेस के लिए प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे सीजेआई को, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और उस स्टेट के गवर्नर को बिफोर द अपॉइंटमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतने ही प्रोविजंस, इतना ही हमारे पास मेंशन है। अब जब 1950 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने वर्किंग स्टार्ट की, हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। यहां पर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर प्रोसेस गिवन नहीं है कि प्रेसिडेंट को किस तरीके से कंसल्टेशन लेना होगा, कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है कि क्या ये राय माननी ही माननी होगी। तो यहां पर एक वक्त तक एग्जीक्यूटिव जो हमारा है, जिसमें प्राइमरीली आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, इनका एक अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट होता था ये डिसाइड करने में कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, कौन किस जज का ट्रांसफर होगा, कौन सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहेंगे। और यहां पर एक अच्छे वक्त तक ये देखा जाता था
कि किसी भी जज ने अगर अपना डिसीजन सरकार के फेवर में दिया है तो भले ही वो सीनियर मोस्ट मेंबर नहीं होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में सीनियरिटी कैसे डिसाइड होती है? एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो इवन इफ द पर्सन इज नॉट सीनियर मोस्ट मेंबर, उन्हें फिर भी चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो यहां पर बहुत ही आर्बिट्ररी प्रोसेस था। आर्बिट्ररी मतलब कोई भी एक प्रॉपर रूल हम फॉलो नहीं कर रहे थे, कोई भी एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे थे, रैंडम जैसे प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मन करता था उस बेसिस पे अपॉइंटमेंट्स हो रहे थे। इसलिए एक केस फाइल किया गया 1981 में, जिसे हमने बोला फर्स्ट जजेस केस, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1981 के इस केस में मुद्दा ये उठा कि प्रेसिडेंट को तो अपॉइंट करना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन से करना है, ऑल राइट, पर क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन बस एक राय होगी या फिर इस बात को मानना बहुत ही जरूरी होगा? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि कंसल्टेशन कंकरेंस नहीं है। मतलब कंसल्टेशन का मतलब एक्चुअली कंसल्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कोई एक राय लेती हूँ तो वो मेरी मर्जी है ना, मैं मानूं या नहीं मानूं। तो यही चीज यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि कंसल्टेशन का मतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बस अपनी राय दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो मानना चाहे या ना मानना चाहे। ये सिर्फ और सिर्फ अपना व्यू प्रेजेंट करना होगा और इसे रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो यहां पर पूरी पावर किसके पास आ गई? यहां पर एक तरीके से डिसीजन मेकिंग पावर आ गई किसके पास? एग्जीक्यूटिव के पास। कैसे? क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो एक नॉमिनल हेड ही है। मतलब उनका काम एक तरीके से एक सिग्नेटरी अथॉरिटी का है। अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रहती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास रहती है। तो यहां पर जुडिशरी ने खुद को ही कहीं ना कहीं कम पावर्स देते हुए एग्जीक्यूटिव को ज्यादा पावर्स दे दी। अब इसके लिए एक दूसरा मौका जुडिशरी के पास आया सेकंड जजेस केस के वक्त, जो आया 1993 में। 1993 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से एक मौका आया और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला यही गलती रिपीट नहीं करेंगे, अपनी पावर्स को वापस लेकर आते हैं। और यहां पर इन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हमने सेकंड जजेस केस बोला, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय बाइंडिंग होगी। मतलब कंसल्टेशन का मतलब है कंकरेंस। जो भी राय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेंगे वो आपको माननी ही होगी। तो यहां पर जो भी ओपिनियन बनाया जाता है वो बाइंडिंग होगा। और फर्स्ट टाइम एक वर्ड यूज किया गया, कोलिजियम। कोलिजियम का मतलब होता है कि जितने भी लोग इस ग्रुप में हैं सबके पास सेम पावर्स हैं। तो कोलिजियम एक ऐसा मेथड है जिसमें जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। तो यहां पर यह सुझाव दिया गया कि अगर सिर्फ एक पर्सन अपनी राय बनाएगा, सिर्फ एक पर्सन की राय पे सारे अपॉइंटमेंट्स होंगे तो बायसनेस के चांसेस तो बिल्कुल बढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस करने के लिए एक पॉइंट बोला कि यहां पर कोलिजियम बना देते हैं। मतलब जजेस का एक ग्रुप बना देते हैं जो और जजेस के अपॉइंटमेंट, रिमूवल और ट्रांसफर के बारे में डिस्कस करेगा। अब यहां पर सिर्फ इतना बोला कोलिजियम होगा, पर कोलिजियम क्या होगा ये तो बताया नहीं। ये बताया गया 1998 के थर्ड जजेस केस में, जहां प्रेसिडेंट ने अपनी आर्टिकल 143 को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल पूछा कि आपने ये तो बताया कोलिजियम है, पर कोलिजियम क्या है? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोलिजियम एक 5 मेंबर बॉडी होगी जिसमें होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे कोलिजियम में। सिमिलरली फॉर हाई कोर्ट होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी होते हैं, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट रहते हैं, गवर्नर रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के लिए कोलिजियम डिफाइन किया गया इन थर्ड जजेस केस। तो 1998 के बाद एक वक्त तक, दैट इज अप टिल 2012, कोलिजियम सिस्टम ही फॉलो हो रहा था। मतलब जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे थे। पर यहां पर एक काफी ज्यादा गैप इंक्रीज हो गया था। गैप क्यों इंक्रीज हुआ था? क्योंकि
कई बार राय नहीं मिल पाती थी, कई बार एक बायसनेस का एस्पेक्ट आता था, बहुत बार बॉलीवुड की तरह जुडिशरी पर भी नेपोटिज्म के एलिगेशंस लगे हैं। तो इन सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं सेटल डाउन करने के लिए, इन चीजों को सेटल डाउन करने के लिए एनजैक को प्रपोज किया गया। एनजैक क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इंडिया एक इकलौता ऐसा देश था जिसमें जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे थे। तो ये चीज तो एज आई टोल्ड यू काफी गड़बड़ में थी। इसलिए पार्लियामेंट ने यहाँ पर एक बिल का प्रस्ताव रखा, दैट वाज कि एक कमीशन बनाते हैं, एनजा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। एक ऐसा कमीशन जो जजेस के अपॉइंटमेंट को भी रेगुलेट करेगा, ट्रांसफर को भी रेगुलेट करेगा और रिमूवल को भी रेगुलेट करेगा। और ये बिल पास भी हो गया। इसे अगस्त 2014 में ही प्रपोज किया गया। अगस्त 2014 में ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास हो गया। अब क्योंकि हाई कोर्ट तो सब स्टेट के पास है, तो स्टेट की भी रजामंदी चाहिए थी। तो 50% स्टेट्स, मतलब ऑलमोस्ट 16 स्टेट्स ने भी यहाँ पर रजामंदी दे दी थी। जिन स्टेट्स में उस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं थी, उन्होंने भी यहाँ पर इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, कोलिजियम सिस्टम में बहुत ज्यादा अनफेयर सिस्टम चल रहा है और इसलिए हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो इसे रिप्लेस करे। तो इवन नॉन बीजेपी स्टेट्स ने भी अपनी मर्जी से इसे यहाँ पर कंसेंट दे दिया था। रैटिफिकेशन का मतलब होता है एक तरीके से इस चीज को कंसेंट देना, अपनी रजामंदी देना। तो यहाँ पे पार्लियामेंट में भी पास हो गया, स्टेट्स ने भी अपना अप्रूवल दे दिया और अल्टीमेटली दिसंबर 2014 में प्रेसिडेंट ने भी इस पे अपना साइन कर दिया, अपना असेंट दे दिया। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे पूरा हो गया और एन जैक को लागू कर दिया गया। कब से? अप्रैल 2015 से। यहां पर इसे लाया गया 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। बहुत सारे एग्जाम्स में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है और वाइस वर्सा कि एनजैक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। तो एनजैक आया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इसे लागू किया था अप्रैल 2015 में और इसके तहत 3 आर्टिकल्स ऐड किए गए थे। आर्टिकल 124 ए, बी, सी, जिसमें ये बताया कि एनजैक है क्या, एनजैक की पावर्स क्या है और एनजैक में क्या क्या और सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक अमेंडमेंट पास भी हो गई स्टेट्स के द्वारा भी और क्या कहते हैं पार्लियामेंट के द्वारा भी, प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिया, अमेंडमेंट को लागू भी कर दिया। बट फिर एक केस फाइल किया गया। अच्छा, पहले तो ये समझ लेते हैं एनजैक में है कौन कौन। एनजैक में होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है? बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। मतलब जो भी पर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो एनजैक के चेयरपर्सन होंगे। ठीक है, तो एक मेंबर तो हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे यहाँ पर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, मतलब लॉ मिनिस्टर रहेंगे। अगेन ही इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर, मतलब जो भी लॉ मिनिस्टर हैं उस वक्त वो यहाँ पर एक मेंबर रहेंगे। और 2 एमिनेंट पर्सन इलेक्ट किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे। वो नॉमिनेट करने की पावर किसके पास है? पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर जुडिशरी का भी रिप्रेजेंटेशन है, यहां पर एग्जीक्यूटिव का भी रिप्रेजेंटेशन है और इनफैक्ट नॉमिनेटेड मेंबर्स में भी आपको एग्जीक्यूटिव भी दिख रहा है, आपको जुडिशरी भी दिख रहा है। तो एक बैलेंस बनाने के लिए इन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, क्योंकि 1981 से पहले पावर्स कौन मिसयूज कर रहा था? एग्जीक्यूटिव कर रहा था। 1992 जब से कोलिजियम आया तब से पावर्स कौन यूज कर रहा है? जुडिशरी कर रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर बैलेंस की जरूरत थी इन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसके लिए एनजैक में मेंबर्स फ्रॉम जुडिशरी, एक 6 मेंबर कमेटी हो गई है टोटल। ये 6 मेंबर कमेटी में मेंबर्स ऑफ जुडिशरी भी है, मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव भी है। तो ये 6 के 6 मेंबर्स डिसाइड करेंगे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, रिमूवल से रिलेटेड एंड ट्रांसफर से रिलेटेड। तो कहीं पर भी बायसनेस का एस्पेक्ट नहीं रहेगा, ऐसा इनका कहना था। बट एक 4th जजेस केस आया, दैट वाज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2015 का ये केस है जिसमें
कोर्ट ने ये बोला कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज वेल एज एनजैक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब इसे स्ट्रक डाउन कर दिया। 5 जजेस का बेंच था, 4 जजेस ने बोला कि एनजैक नहीं होना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सिर्फ एक जज ऐसे थे जिन्होंने बोला कि नहीं, कोलिजियम सिस्टम में काफी गड़बड़ है, एनजैक इज द गुड सिस्टम टू रिप्लेस दैट। बट क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे, बात बिल्कुल नहीं मानी गई और अल्टीमेटली आ गया कोलिजियम सिस्टम ही वापस। अब किस वजह से मना किया गया, क्या डिबेट था बिटवीन एनजैक एंड कोलिजियम, इस चीज को समझते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह बोलना था कि हमारा जो एक आर्टिकल 50 है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है, मतलब कि एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव शुड नॉट इंटरफेयर इन जुडिशरी, क्योंकि कहीं ना कहीं बायसनेस के चांसेस आएंगे, करप्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। एक रेसिप्रोकल सिस्टम, मतलब कि अगर किसी पर्सन के अपॉइंटमेंट में आपने एक इन्वॉल्वमेंट था, फॉर एग्जाम्पल लॉ मिनिस्टर वॉज इन्वॉल्व इन द कमिटी, तो कल को कोई एक ऐसा केस आएगा अगेंस्ट द लॉ मिनिस्टर और द एंटायर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, तो उस जज का कहीं ना कहीं एक बायस्ड रहने की प्रोबेबिलिटी है, जिसकी वजह से कोर्ट ने ये बोला कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारा वॉयलेट हो रहा है। ये दिया गया पहला रीजन। दूसरा, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, एज आई जस्ट टोल्ड यू, जुडिशरी कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल सिस्टम में फंस जाएगी। यहां पर ऐसे सिस्टम में फंस जाएगी जहां पर जस्ट बिकॉज एक अपॉइंटमेंट किया आपने, आपको उस चीज का थैंक यू करने के लिए वो शायद आपके खिलाफ वो केस का डिसीजन ना दे, जो कहीं ना कहीं जुडिशरी का जो पर्पस है वो वॉयलेट कर रहा है। तो यहाँ पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे काफी ज्यादा सवाल उठाए जाएंगे। एंड अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि क्योंकि यहाँ पर जजेस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उनकी प्रिवेसी भी वॉयलेट होगी। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स जहां पर कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन है, कुछ ऐसे केसेस हैं, तो फिर से एक सिस्टम आ सकता है जहां पर आप उन्हें डरा धमका सकते हैं उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के रिगार्ड्स में। तो इसलिए ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट कि प्रिवेसी कंसर्न्स भी यहाँ पर थे। तो ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए जुडिशरी ने अल्टीमेटली ये बोला कि नहीं नहीं, NJAC as a system to appoint judges is absolutely not right. Why not right? Because यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अपना अपना काम अलग करना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, एग्जीक्यूटिव के कुछ ऐसे प्रोपोजिशंस थे कि सरकार देश भी तो चला रही है, तो क्यों ऐसे 2-3 लोगों का नाम वो सजेस्ट नहीं कर सकते, या 2-3 लोग क्यों ऐसे लोगों का नाम सजेस्ट नहीं कर सकते हैं जो जज बनने के हकदार हैं। तो यहाँ पर एक बैलेंस्ड अप्रोच जो एनजैक लेकर आ रहा था, कोलिजियम सिस्टम जहां पे एक पूरी की पूरी पावर जुडिशरी के पास है फॉर अ लॉन्ग टाइम सिंस 2015, क्योंकि यहां पर यह बोला गया कि ऐसी स्टेट्स जहां पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं भी थी उन्होंने भी पास किया, मतलब इसकी ऐसी नीड थी। यहां पर हर कोई ये चीज रियलाइज कर रहा है कि जजेस इस पावर को मिसयूज कर रहे हैं। जैसे अब हमारे करंट केस में जहां पर ट्रांसफर ऑफ हाईकोर्ट जज की पावर सिर्फ और सिर्फ कोलिजियम के पास है, तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्हें ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का कोई से नहीं है, कोई भी एफआईआर फाइल नहीं हो सकती जब तक वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट ना कर ले। तो इस चीज का मिसयूज ना हो, क्योंकि जुडिशरी में लोगों का विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जुडिशरी का एक प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए फिर से राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट ने इस मुद्दे को उठाया कि एनजैक को हमें प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करना चाहिए। इवन इफ इट हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, देयर शुड बी अनदर पिटिशन दैट शुड बी फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ताकि हम इस चीज को कोलिजियम सिस्टम से रिप्लेस करवाएं। आपका क्या मानना है? आप डेफिनेटली प्लीज अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपना कमेंट बॉक्स में बताना कि व्हाट इज योर ओपिनियन। क्या एनजैक होना चाहिए फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, या फिर कोलिजियम सिस्टम होना चाहिए? अगर कोई भी मतलब अगर आप बोलते हैं कि कोलिजियम सिस्टम होना चाहिए, तो क्या उसमें कोई रिफॉर्म्स होने चाहिए? प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल लीगल एज फॉर मोर such videos. I'll see you very soon with another such video. Take care. Bye bye.